नीले आसमान के नीचे खुले मैदान और बीच बीच में हरियाली का चद्दर बिछाया हुआ है और कहीं कहीं रूखे सूखे जमीन। रंग बिरंगे कालीन की तरह विशाल जमीन में छोटे छोटे मिट्टी के बने घर और नारंगी रंग के रास्ते के इस पार से कोमल के फूल से घिरा हुआ तालाब के उस पार के गांव को देखने में बहुत सुंदर लगता है। ऐसी गांव देखकर साधारण लोगों को बहुत खुशी मिलती है। कवि इतने सुंदर नज़ारे देखकर शायद कविता लिखेंगे। चित्रकार अपने चित्रकारी करते हैं, लेकिन दूर से ऐसी सुंदर गांव को देखकर भले ही दिल को सुकून मिलता हो, पर गांव के अंदर जाकर लोगों से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ही पता चलता है कि वे लोग कितना कष्ट करके अपना दिन यापन करते हैं, कितनी अभाव, कितनी कठिनाइयाँ और कितना कुछ सुख सुविधाएं नहीं है। अब ये सब देखने के बाद लगेगा कि दुख भरी कहानी लिखूं, लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सब लोग बहुत दुखी हैं, बल्कि बाकी अमीर लोगों के तुलना में ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि ये लोग बहुत कम चीजों में संतुष्ट रहते हैं और भोग विलास के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। पंचननगढ़ नामक इस गांव में लोगों के अंदर पढ़ाई के प्रति आग्रह बहुत कम था। सरकारी उद्योग में विद्यालय खाते पर नाम लिखवाने के बाद भी ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसलिए गांव के एकमात्र टूटा फूटा सा प्राथमिक विद्यालय कोलाहलहीन होकर पड़ा रहता। बल्कि गांव के ज्यादातर बच्चे काम पर निकल जाते, कोई खेतों में काम करने के लिए, कोई कारखाने में काम करने के लिए और कोई सुबह होते ही गाय भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए खेतों में चले जाते। अभाव के संसार में थोड़ा बहुत कमाने के लिए उम्र के कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़ा सभी लोग कोशिश करते हैं कुछ न कुछ कमाने के लिए। गांव के पास में एक बड़ा खुला जगह था, वहाँ पर ढेर सारे जमीनें थी। साल भर में वहाँ तरह तरह के फसलों की खेती की जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास ही खुद की जमीनें थी। ज्यादातर लोग दूसरों की जमीन पर मजदूरी किया करते। इतने सारे बैलगाड़ी से बोरी बोरी धान ले जाया जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा धान की खेती होती है और यहाँ के ज्यादातर जमीन के मालिक थे पंचननगढ़ गांव के पास वाले गांव हरिश्चंद्रपुर के एक आदमी। आमतौर पर अग्रयण और पूस के महीने में धान की कटाई होती है। फिर धान को पौधों से अलग करने का और बोरियों में भरने का काम पंचननगढ़ गांव के खेत में ही किया जाता है। फिर धान की बोरियां ले जाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसान वो सभी धान अपने घरों में ले जाते हैं। वो सभी धान की बोरियां हृदय नारायणपुर के जदुनाथ राइस मिल में ले जाया जाता है। ये इस इलाके का एकमात्र और सबसे बड़ा राइस मिल थी। राइस मिल वाले सभी धान खरीदकर उनमें से छिलके अलग करके फिर बड़े बड़े ट्रक से शहर में भेज देते हैं। यही उन लोगों का कारोबार है। धीर गति के बैलगाड़ियों को राइस मिल पहुंचते पहुंचते सूरज ढलकर शाम हो जाती। पंचननगढ़ गांव में ये घर हारू के है। हारू और उसकी पत्नी तापसी खेत में जा रहे हैं। हारू के पास 5 बीघा जमीन है। खेती के लिए पति पत्नी खुद जमीन में काम करते हैं। सिर्फ धान की बीज बुनाई और कटाई, इन दोनों काम के लिए वे लोग दूसरे किसान लगवाते हैं। हारू के पिता सदेश बाबू पंचननगढ़ गांव के प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक थे। 2 साल पहले उनका मौत हो गया। हारू के ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। तापसी भी 10वीं पास है। तापसी घर के कामकाज के अलावा अपने खेतों में भी काम करने जाती है। ये है हारू की माँ विमला देवी और ये हारू और तापसी की एकमात्र संतान मौमिता। मौमिता गाजीपुर के नव मुकुल विद्यालय में 6ठी कक्षा में पढ़ती है। वो बहुत प्रतिभावान लड़की है। 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा में वो प्रथम हुई थी। पढ़ाई के अलावा मौमिता को पेंटिंग करना बहुत पसंद थी। कई जगहों में सीट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता में उसने पुरस्कार जीती है। पढ़ाई या ड्राइंग करना, किसी भी चीज के लिए उसे कभी बोलना नहीं पड़ता। वो खुद से अपने काम करने बैठ जाती। इसलिए मौमिता को पढ़ाई और पेंटिंग करने के लिए उसके मम्मी पापा दादी माँ सभी बहुत उत्साहित किया करते। यहाँ तक कि सभी गांव वाले भी धन्य धन्य करते। आषाढ़ के महीने में एक दिन तेज बारिश शुरू हुई। अब बारिश का मौसम है और इस समय बारिश होना बहुत ही आम बात है, खासकर किसानों के लिए जो इस समय खेती करते हैं। उनके लिए ये पानी बहुत ही काम की होती है, क्योंकि इस समय जमीन में धान की बीज बोने की काम होती है, तो इस समय पानी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये बारिश कोई साधारण बारिश नहीं थी।
निम्न दबाव वाली बारिश थी, तो लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर बारिश नहीं रुकी तो सड़क, तालाब, सब जगह एकदम पानी से भर जाएगा। और किसानों के लिए तो और भी चिंता की बात है, क्योंकि कुछ दिनों तक अगर खेतों में पानी जमा रहेगा तो सारे फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए हारू जैसे हर एक किसान बहुत परेशान है। हारू भी परेशान होकर चुपचाप घर के सामने बैठा था। लगातार 3 दिन तक बारिश होने के बाद एक दिन दोपहर के समय बारिश थोड़ी रुकी। हारू इस चिंता में है कि खेतों में फसलों का क्या हाल हुआ होगा, वो देखने के लिए वो बेचैन है। अगर खेतों में ज़्यादा पानी रहेगा तो आल काट कर पानी निकलना पड़ेगा, इसलिए उसने इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, तो जल्दी खेत में जाने के लिए घर से निकल गया। हारू अकेला जाना चाहता था, पर तापसी ने उसे अकेला जाने नहीं दिया। मौसम खराब है, इसलिए वो भी उसके साथ गई। लेकिन बारिश ज़्यादा देर तक नहीं रुकी। कुछ देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा। अब बारिश पहले से बहुत ज़्यादा हो रही थी। हारू और तापसी खेत में ही थे। काम पूरा किए बिना वो घर वापस भी नहीं जा सकते थे। हारू की ज़मीन बाकी लोगों के तुलना में थोड़ी ऊंचाई पर थी, तो ज़मीन के आल काट देने से जमा हुआ पानी निकल जाएगी, तो सभी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। इसलिए हारू थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी काट कर पानी निकलने की रास्ता बना रही थी, और तापसी पास में छाता लेकर खड़ी थी। जितनी दूर तक दिखाई देती है चारों ओर सिर्फ पानी और पानी। ज़्यादातर ज़मीन पानी में डूब गई है। हारू से थोड़ी दूर 2 लोग पानी निकालने की काम कर रहे थे, लेकिन ये बारिश अगर इसी तरह से होती रही तो पानी निकलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। दिगंत विस्तृत पूरे खेत पानी में डूब जाएगी। लेकिन फिर भी हारू इस आशा में था कि बारिश रुक जाएगी। इस आशा निराशा के बीच में एक भयंकर घटना घटी। प्रचंड शब्द करके तेज रोशनी की झलक से आंखों में कुछ सेकंड के लिए जैसे अंधेरा छा गई। होश में आने के बाद वो लोग देखा कि हारू और तापसी जमीन में पड़े हैं और उन दोनों के शरीर से धुएं उठ रही थी। उन दोनों को ये समझने में जरा सा भी देर नहीं लगा कि उन दोनों के ऊपर वज्रपात हुआ है। यहाँ दिन ढलकर शाम हो गई, पर हारू और तापसी अभी तक घर नहीं लौटी। इसलिए बेटी मौमिता और बूढ़ी माँ बिमला देवी दोनों बहुत परेशान हो रही थी। ऊपर से हारू और तापसी ने दादी और पोती दोनों को घर से निकलने से मना करके गई है, तो वे निरुपाय होकर दोनों के लिए इंतजार कर रही थी। अब इस असहाय 2 लोगों का क्या होगा, जिनके भरोसे दोनों जीते थे। अगर वही दोनों ही इस दुनिया में ना रहे तो ये दोनों आखिर कैसे जिएंगे। शाम से रात हो गई है, अब बारिश भी रुक गई है। हारू और तापसी भी घर लौट आई है, पर जिंदा नहीं। उस वक्त खेतों में जो 2 लोग काम कर रहे थे, वे दोनों बाकी गांव वाले को बुलाकर दोनों को अस्पताल में ले गया था, पर डॉक्टर ने कहा कि वज्रपात के कारण तुरंत दोनों के मौत हो गए हैं। फिर गांव वाले ने दोनों का शव घर में लाया है। अंतिम सत्क्रिया का सभी काम गांव वाले को ही करना होगा। अब सभी का बस एक ही चिंता है, बूढ़ी माँ और इकलौती बेटी मौमिता का क्या होगा। फिर 1 हफ्ते बीत गए। बिमला देवी अपनी छोटी सी पोती को क्या संभालेगी। वो खुद मानसिक रूप से बहुत टूट गई थी। बेटा बहू का अचानक से ऐसे चले जाना एक बूढ़ी माँ को कितनी कष्ट देती है, वो बिमला देवी को देखकर पता चलती है। अब मौमिता तो इतनी छोटी है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी कि अचानक से ये सब क्या हो गया। वो कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप घर के सामने बैठी रहती। पड़ोसियों में जब जिसको समय मिलती वो आकर दिलासा देते, खाने का इंतजाम कर देते, कुछ अच्छा सुझाव देते। फिर 1 महीने के बाद विमला देवी मौमिता को स्कूल भेजना शुरू किए। ध्यान से जाएगी, सड़क के बाएं ओर से जाना, और सड़क पार करते समय दोनों ओर अच्छे से देख लेना,
गाड़ी आ रही है कि नहीं, और स्कूल छुट्टी होते ही सीधा घर चले आना। मौमिता घर में बिल्कुल बातें नहीं कर रही थी, सारा दिन चुपचाप बैठी रहती। तो अभिज्ञा विमला देवी को लगा कि स्कूल जाकर वो अपने दोस्तों के साथ रहेगी तो उसका मन थोड़ा ठीक होगा, इसलिए उसे दाल चावल खिलाकर स्कूल भेजने की निर्णय लिया था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और इस 10 सालों में पंचननगढ़ गांव के लोग देखे हैं एक बूढ़ी महिला की लड़ाई। अपने जमीनों को गांव के एक आदमी को खेती करने के लिए दे दिए थे और उसमें से जो पैसे आती उन पैसों से विमला देवी ने संसार चलाए हैं, मौमिता को बड़ा किए हैं और सभी गांव वाले साक्षी हैं कि एक छोटी सी बच्ची सभी दुख कष्ट और अभाव को साथ में लेकर कैसे बड़ी हुई। मैं आती हूँ दादी माँ, आप ध्यान से रहना और समय पर खा लेना। दोपहर में खाने के बाद आपकी दवा है, याद करके जरूर ले लेना। मौमिता अब सिंघोबाड़ी मोड़ पर जाएगी, वहाँ से बास पकड़कर हकीमपुर जाएगी, वहाँ एक कोचिंग सेंटर में क्लास करेगी। इस साल मौमिता ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इसलिए अब नौकरी की तैयारी कर रही है। दूर दराज के गांव के लोग आमतौर पर एक दूसरे के मदद करने वाला और मिलनसार स्वभाव के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मामले में उन लोगों का मानसिकता हैरान कर देते हैं। उनमें से एक है, अगर गांव में किसी लड़की की उम्र 20 साल हो गई है पर फिर भी शादी नहीं कराई गई तो ज्यादातर पड़ोसियों के लिए ये सरदर्द के कारण बन जाती है। ऐसे ही एक पड़ोसी थे बीसू की मम्मी। बीसू की मम्मी मौमिता के घर के सामने से जा रही थी, विमला देवी को देखकर घर के अंदर गई। क्या कर रही हो दीदी? बैठे हो? मुँह निकल गई है लगता है। तुम अकेले रहते हो ना, इसलिए हमेशा चिंता होती है मुझे। मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा कि एक बार तुमसे मिलकर जाऊं। हाँ, अच्छा ही किया। सुबह मुँह भरने गई है, अब कुछ काम काज भी तो नहीं है, इसलिए थोड़ी बैठी हूँ। अच्छा दीदी, मुँह और कितना पड़ेगी? सुना है कुछ दिन पहले ही उसने एक और पास किया है। अब शादी की तैयारी करो। पढ़ी लिखी लड़की देखने में भी तो अच्छी है, लड़का ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो एक कहावत है ना कि लड़कियां 20 में ही बूढ़ी, और हम तो इस उम्र में 2 बच्चे की माँ बन गई थी। अगर और देरी किया तो बाद में शादी नहीं करा पाओगी दीदी, बोल दिया। हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं आपके देवर से आज ही बात करूंगी, समझे? नहीं बीसू की मम्मी, इस मामले में तुम्हें अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मो ने कहा अब वो शादी नहीं करेगी, पहले उसे एक नौकरी मिलेगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसके बाद ही वो शादी करेगी। अब मो शादी नहीं करेगी, नौकरी करेगी, खुद के पैरों पर खड़ी होगी। लड़की होकर नौकरी करेगी, खुद के पैरों पर खड़ी होगी, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। बदलते दिनों में और कितना कुछ देखना होगा पता नहीं। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, घर में ढेर सारा काम पड़ा है। भाभी जी, ओ भाभी जी, घर पर है क्या? मैं हरेन। कुछ दिनों के बाद पास वाले गांव के हरेन घटक उसके चामचा को लेकर हाजिर हुआ। वो बहुत शातिर इंसान है, विभिन्न गांव के सरल सीधा लोगों को अपने बातों के जाल में फंसाकर ना जाने कितनी लड़कियों की तस्करी की है। पैसा और सोने की लालच दिखाकर गांव के सुंदरी लड़कियों के साथ संबंध ठीक करते हैं। लड़का बाहर अच्छा खासा नौकरी करता है। ये सब कहकर शादी करवाने के बाद लड़कियां जब एक बार बाहर चली जाती है, आज तक वो लड़कियां कभी वापस नहीं आई और कुछ खबर भी नहीं रहता। इन सभी काम के लिए कुछ सुदर्शन लड़के भी ठीक करके रखते हैं, दूल्हे के रूप में दिखाने के लिए। विमला देवी घर के बाहर आते ही हरेन घटक ने कहा, प्रणाम भाभी जी, आप कैसे हैं? कितने दिनों के बाद मैं आपके घर आया हूँ। सादेश भाई जब जीवित थे तब मैं अक्सर आया करता, गप्पे किया करता। मैं सब कुछ सुना है। अब आपकी उम्र भी हो गई है और मौमिता भी बड़ी हो गई है। आपके परेशानी में समझता हूँ।
ज्यादा बातें मत करो। असल में क्या कहना चाहते हो वो साफ साफ कहो। देखिए भाभी जी, सिर पर एक जवान लड़की की जिम्मेदारी रहना कितना चिंता की बात है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। थोड़ा बहुत पारिश्रमिक के बदले मैं अच्छा लड़का ढूंढ देता हूँ। आपके जैसे असहाय किसी को देखकर मेरा मन कैसे हो जाता है, मुझसे रहा नहीं जाता। दूसरों की मदद करना मेरा धर्म है। भाभी जी, मैंने आपकी पोती के लिए एक अच्छा सुदर्शन और पैसे वाला लड़के का संबंध लाया हूँ। लड़का हीरा का टुकड़ा है, आपके पोती के साथ एकदम राम सीता की जोड़ी लगी। रुको, और बताने की जरूरत नहीं है। मेरी पोती अब शादी नहीं करेगी, तो अब ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं है, नमस्ते। अगर कभी आपको लगे कि पोती की शादी कराना है तो तुरंत मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा। अगर किसी को किसी चीज़ में प्रतिभा हो और वो उस विषय में लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन उसका सफलता निश्चित है। हजार बाधा और कठिनाइयाँ रहते हुए भी वो कभी नहीं रुकता। मौमिता के मामले में भी इसका व्यतिक्रम नहीं हुई। 2 साल के अंदर उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई। आज मौमिता के ऑफिस का पहला दिन है तो सभी गांव वाले आए हैं। सभी के अंदर एक अलग खुशी थी। गांव की लड़की मौमिता सरकारी नौकरी करने के लिए जा रही है। इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान से जाना बेटी। हाँ मऊ, अच्छे से जाना। आज तूने साड़ी पहनी है, ध्यान से बस में चढ़ना। दुग्गा दुग्गा। ये पल बिमला देवी के लिए भी बहुत खुशी की थी। आज उनके और मौमिता के मेहनत रंग लाई है। एक दिन इन सभी गांव वाले को मौमिता की उच्च शिक्षा प्राप्त करना अच्छा नहीं लगा। लड़कियां उच्च शिक्षित होकर नौकरी करेगी, ये सभी के लिए असामान्य घटना थी। लड़की है तो स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही तुरंत शादी करवा दो। दूर दराज के गांव में प्रचलित नियम रीति से बाहर आकर कुछ करने का मतलब है लड़ाई करना। अनगिनत प्रतिकूलता के बीच में आगे बढ़ना पड़ता है और आज उस कठिन लड़ाई में बिमला देवी और मौमिता जीत गई है। ठीक 1 साल बाद की घटना। पास के गांव मनोहरपुर के जाने माने वकील स्वर्गीय सतीश बाबू की पत्नी, बहू और पोता रिद्धि बिमला देवी के घर आए हैं। रिद्धि के साथ मौमिता की शादी के बातचीत करने के लिए। मौमिता जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी उसी कोचिंग सेंटर में कुछ साल पहले रिद्धि पढ़ता था। कोचिंग के सर ने ये संबंध किए हैं। अब रिद्धि एक कॉलेज के प्रोफेसर है। रिद्धि, उसकी माँ और दादी माँ एक साड़ी में बैठे हैं और उनके सामने मौमिता बैठी है और पास में बिमला देवी खड़ी है। तब रिद्धि के दादी माँ ने कहा, देखो, हमारे चौधरी परिवार के एक ऐतिह्य है। घर की बहू कभी घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। रिद्धि के सर ने हमें तुम्हारे बारे में कहा था, सिर्फ इसलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हमेशा एक बात अच्छे से याद रखना कि हमारे घर के बहू होने के बाद तुम ऑफिस के अलावा जब जहाँ मन चाहे नहीं जा पाओगी। यहाँ तक कि यहाँ पर भी साल में सिर्फ 1-2 बार ही आ सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारी दादी माँ को कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो तब वो सोचकर देखा जाएगा। ठीक है ना? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब बचपन में मैंने अपने मम्मी पापा को खोया था तब से मेरी इस दादी माँ ने परम स्नेह और जत्न से मुझे बड़ा किया है और इन सब के लिए मेरी दादी माँ ने बहुत कष्ट किए हैं और मैं उस दादी माँ को कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। मेरी शादी के बाद भी अगर जरूरत पड़े तो मैं हर रोज अपनी दादी माँ से मिलने आऊंगी। जरूरत होने पर अपनी दादी माँ को मेरे पास ही रखूंगी। मैं कभी भी ऐसी कोई शर्त नहीं मानूंगी जहाँ मैं अपनी दादी माँ की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। बाप रे, शादी से पहले ही इतनी लंबी चौड़ी बातें। बात बात पर ऐसे दादी माँ करते रहोगे तो तुम घर संसार कैसे करोगी? नहीं नहीं, तुम हमारे घर की बहू होने की बिल्कुल भी योग्य नहीं हो लगता है। ठीक है, कोई बुरा मत मानिएगा। अब मैं उठती हूँ। नहीं, तुम बैठो। तुम ही हो मेरे बेटे का योग्य बहू। मेरी सास ने मुझे इतने सालों से बहुत परेशान किए हैं। शादी के बाद से मेरी जिंदगी पिंजरे में बंदी चिड़िया की तरह बना दिए है।
नाच गाना कितना कुछ करने की मेरी इच्छा थी, पर इन्होंने कुछ भी करने नहीं दिया मुझे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू की जिंदगी भी मेरी तरह 4 दीवारों के पिंजरे में अटकी रहे। चुप करो, बाहर आकर बकवास मत करो, घर का मान मर्यादा मत भूलो। ये शादी तो रिद्धि करेगा, तो उसे बोलने दो। रिद्धि, तुम बताओ, तुमको क्या कहना है? अगर वो राजी है तो मैं भी ये शादी करने के लिए राजी हूँ, और उनकी दादी माँ की देखभाल करने के लिए मैं भी उनके साथ हूँ। रिद्धि की बातें सुनकर उनका दादी माँ आश्चर्य हो गई। ये कभी नहीं सोचा कि अचानक से चौधरी परिवार के बहू और पोता इतना बदल जाएगा। असल में ऐतिह्य और परंपरा के नाम पर अत्याचारित लोग युगों युगों तक सब कुछ बर्दाश्त नहीं करते, एक दिन जरूर प्रतिवाद करते हैं। शाबाश मौमिता, तुम एक उज्जवल रोशनी हो। तुम्हारे रोशनी से अंधेरा भी रोशन हो जाएगी। कई लोगों को नया रास्ता दिखाई देगी। वे लोग अंधेरे में बैठकर सिर्फ बहाने नहीं देगा कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, बल्कि होगा तुम्हारी तरह ईमानदार और मेहनती। तुमको देखकर सीखेगी कि कैसे मेरुदंड को सीधा रखकर सिर ऊंचा करके रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और बहुत शेयर करें। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि हमारे चैनल पर नए नए कहानियाँ अपलोड होते ही आप सबके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।